श्री राधे राधे सभी विद्यार्थियों और सभी श्रोताओं को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। सर्दी बहुत है, मेरे होंठ जो है चिपक रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल फुहारा पड़ रहा है। और ऐसे फुहारे में हम 5 बजे सुबह ऑफिस आ गए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। और हीटर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, है ना। और ऐसी सर्दी में हम लोग बैठे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, आपसे मिल रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और आजकल तो बहुत ही अच्छी अच्छी कॉल्स आ रही हैं, उन पे बहुत आनंद आ रहा है। सुन सुन के लोग क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा महसूस होता है। आप लोग भी अपना पेज बनाइए, है वास्तु का कोई अच्छा सा नाम रखिए अपने पेज का, और वास्तु से जुड़ा हुआ जैसे मैंने रखा है। और लोगों को जलाने का काम कीजिए। भड़का नहीं रहा हूँ भड़का नहीं रहा हूँ, पर बस मुझे लग रहा है कि जो मुझे आनंद आ रहा है आपको भी मिले, है कि नहीं। चलिए, सभी को राधे राधे, नमस्कार। अगली हेडिंग वास्तु क्लास में 34 नंबर की है, 33 तक हम पूरा कर चुके हैं। 34 नंबर की हेडिंग में लिखिए नालियाँ। हमने बता तो दिया था, देखिए अब आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता है कि आज हम नालियाँ ही सबसे पहले लेने वाले। हाँ, गंदा पानी बहता है, पर क्या करें, वही हमारे घर की गंदगी को बाहर ले जाती हैं, जो होती हैं नालियाँ। डैश लगा के लिखेंगे, घर के अंदर से सारा गंदा पानी ढलान, भूमि या नीची भूमि की ओर ही जाना चाहिए। सभी नालियों का बहाव हर प्रकार से सभी घरों में ईस्ट या नॉर्थ की दिशा में रहना चाहिए। दक्षिण व पश्चिम, साउथ व वेस्ट में नालियों का पानी बहकर जाना वर्जित बताया गया है। ऊर्जा ज़मीन से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वैसे ही निगेटिव ऊर्जा दक्षिण से पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ जाती है। हमको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घरों का पानी जो नालियों के माध्यम से, मोहरी के माध्यम से घर के बाहर जाता है, उसे पूरब और उत्तर की दिशा में ही हम बाहर की तरफ निकालें। ब्रीफिंग लेते हैं। नालियाँ, जैसे हमने एक बार पानी के लिए बताया था, वैसे ही मोहरी और नाली की बात आज कर रहे हैं। इसमें है क्या कि जो इसी चीज़ को हम दूसरे उदाहरण से समझाएंगे, पर पहले इसमें जो लिखाया है उसको समझ लेते हैं। घर के अंदर से सारा गंदा पानी ढलान भूमि या नीची भूमि की ओर ही जाना चाहिए। एक जगह तक तो ये बात ठीक है कि ढलान होगा, पानी उसी तरफ जाएगा, ढाल की तरफ ही पानी बहता है, और नीची भूमि जिधर होगी पानी उधर ही जाना चाहिए। ठीक बात है। पर घर बनाते समय अगर किसी का दक्षिण या पश्चिम की तरफ मकान का एंट्री है, तो वो कैसे करेगा? पानी तो दक्षिण की तरफ ही सड़क बनी होगी, क्योंकि दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा आपका उस तरफ होगा, दरवाज़ा उस तरफ होगा, एंट्रेंस उस तरफ होगा। तो नाली का जो चैम्बर है या जो भी वहाँ पर संस्था जो डेवलप कर रही होगी, वो सड़क से ही सटा के आपके मकान के बाहर नाली बनाएगी। नाली में पानी बहेगा, आपको भी उसी में निकालना रहेगा, पीछे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि किसी और का मकान होगा।
अगल बगल भी किसी का मकान होगा, आप नहीं निकाल सकते, तो आपको बाहर ही लेके आना है। अब दक्षिण और पश्चिम की तरफ अगर दिशा में आपको मकान है तो क्या करेंगे, मजबूरी है ना। तो ऐसे में कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि पूरे घर के पानी का ढलान फिर भी आखिरी में इस तरीके से आप यहाँ पर इंजीनियर भी आपको साउथ में ही सारी जो एग्जॉस्ट है या जो भी बाहर निकालने का पानी का जो डायरेक्शन है वो साउथ में ही देगा। पर अगर वहाँ पर आप वास्तुशास्त्री से संपर्क करेंगे तो वो इस तरीके से नक्शा बनाएगा कि एक चैम्बर वो आपका उत्तर या पूर्व में कहीं बना देगा और वहाँ से फिर स्टोर होने के बाद पानी बाहर की तरफ आप निकालेंगे, या इस तरीके का ढलान दे देगा कि आपका पानी किनारे से साइड से पश्चिम के जोन से होते हुए निकले या साउथ ईस्ट से पहले ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ से होते हुए निकले। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिले। सभी का बहाव ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। जितनी भी नालियां हैं उनका बहाव हम पहले ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ दें। चैम्बर वाली बात तो हमने बताई ही दी है। अब वेस्ट और साउथ की तरफ से इसको निकालना बहाना वर्जित है। अब हेडिंग नंबर 35, ओम की नाद ध्वनि। पहले के एपिसोड में हमने बताया है, वोविल्स करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिससे सभी ध्वनियों को रिकॉर्ड करके उनके ऊर्जा के स्तर को, ध्वनि के स्तर को मापा गया और उसे वोविल्स कहा गया, जिसमें 10,000 वोविल से ज़्यादा की नाद जो है ओम की थी। ऐसे सभी की नाद की बात हुई थी। तो ओम की नाद ध्वनि डैश करके लिख लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह और विस्तार का कारक। सर्दी की वजह से गले में खराश हो गई है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत है, अब इसका परिणाम भी सब्सक्रिप्शन में मिले तो अच्छा रहे, है ना। ओम की नाद ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का कारक। वोवेल्स वाली जो हेडिंग थी उसमें हमने बताया था कि ओम की नाद में सतिया के निशान में जीसस क्राइस्ट का जो वो होता है ना क्रॉस, उसमें, और जो शासक था हिटलर, उसका हल्का सा टिल्ट वाला जो सतिया का डिज़ाइन था उसमें, इन सब में ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को समझना होता है, उसके ऊर्जा के स्तर को मापना होता है। तो साइंटिस्ट वोविल्स ने जो बनाई थी मशीन, उससे मापन होता है। तो ऊर्जा, ओम की नाद की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक और बहुत ही वृहद ऊर्जा है। ओम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय का उच्चारण सभी को कम से कम 50 बार रोज करना चाहिए। पड़ोसी की नींद खराब हो जाए, अपना जीवन अच्छा होना चाहिए। अगली हेडिंग 36, वॉशिंग मशीन डैश ईस्ट व ईस्ट साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन को रखना चाहिए। हम लोग इस समय रेमेडी पर बात कर रहे हैं, उपाय पर बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट गुरुजी ने उपाय ही सीधे सीधे बताए हैं, कहीं कोई सी भी चीज़ को घुमाव नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिया। वॉशिंग मशीन को ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए। अब आपके विचार में आ सकता है ऐसा क्यों, और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं रख सकते। तो ब्रीफिंग में मैं बता दूं कि ईस्ट का काम होता है मेल जोल। ईस्ट का जो जोन होता है, उस जोन की जो सार्थकता है, जो उसका होने का, ईस्ट जोन होने का जो महत्व है, वो क्यों है? महत्व इसलिए है क्योंकि ईस्ट का जोन जो है वो आपको समाज में लोगों के साथ मेल जोल देता है। ईस्ट का जोन
या पे अगर वॉशिंग मशीन रखेंगे तो वो चर्निंग को बढ़ाएगा, आपके दिमाग में विचार शक्ति को इम्प्रूव करेगा, और विचार शक्ति इम्प्रूव होगी तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि विचार करेंगे तो आपका लोगों के प्रति मेलजोल का रवैया ठीक होगा। अब इसी के ठीक बगल में ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो जोन है ईस्ट की तरह, ये मंथन का जोन है। यहाँ पर चीज़ों को मंथन करना, दूध को बिलोना, मट्ठा बनाना और नैनी घी के एक स्वरूप को उसमें से निकालना, मतलब हम विचारों के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी तथ्य पर, किसी भी बात पर विचार करते करते सार निकालने का जो स्थान है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। फिर उस नैनी को साउथ ईस्ट अग्नि के दिशा में जाके गरम करने से, तचाने से, पकाने से, सोने को गरम करने से जैसे वो तपता है और अच्छा सोना निकल के आता है, शुद्धता में आ जाता है, शुद्ध स्वरूप में आ जाता है, ऐसे ही नैनी को गरम करने से घी निकलता है और वो दूध का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। ईस्ट हमें इस मंथन की तरफ ले जाता है कि हम दूध को मथें, और वो चरम सीमा जहाँ पर दूध मथने के बाद मट्ठा और नैनी, घी का एक स्वरूप और दूध का एक बचा हुआ स्वरूप भाग, वो चरम सीमा पर आके उनको अलग अलग कर देने का काम ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन के जोन में होता है। यदि ये दोनों जोन या अकेला ईस्ट साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाए, वास्तु के अनुरूप इसमें क्रिया ना रहे, यूटिलिटी ना रहे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट गलत हो जाए, यहाँ पे क्रिया गलत हो जाए, तो ये ओवर थिंकिंग देने का काम भी करता है। वैसे मैं ये सब पहले के एपिसोड में बोल चुका हूँ, पर चूँकि टॉपिक आता है तो वो चीज़ बोल देना आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। नंबर 37 बुक्स, हेडिंग है किताबें, सॉरी इंग्लिश में बोला मैंने, किताबें डैश। स्टडी रूम के साउथ वेस्ट की अलमारी में किताबों को रखें। अभी एक मुद्दा फंसेगा पर कोई नहीं, पहले लिख लीजिए। ये बच्चों के कमरों में व वहाँ से स्टडी रूम में ले जाई जाएंगी। अतः आप बच्चों के कमरे में भी साउथ वेस्ट की अलमारी में भी थोड़ा स्थान इन किताबों को ज़रूर दें, जिससे ये सदैव सही स्थान पर रखी जाएं और प्रयोग की जाएं। अब जितने लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार एपिसोड सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा विचलित करने जैसा हो सकता है ये टॉपिक, और जो लोग पहले से सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वायु का जो जोन है, वायु का जो जोन है, उस जोन में हम लकड़ी और पेड़ और पौधों को कंसीडर करते हैं। उसी क्रम में हम किताबों को वायु के जोन में रखते हैं। किताबों को वायु का एक रिप्रेजेंटेटिव माना गया है, क्योंकि कागज़ जो है वो लकड़ियों से ही बनता है, तो इसलिए हम वायु के जोन में किताबों को वायु का स्वरूप मान के उनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खुशियों के जोन में, या नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इस जोन में रखते हैं। यदि जोन को बढ़ाना हो तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी किताबों को रखते हैं। अब जोन में रखना जोन की चीज़ को तो ठीक है, अब एंटी जोन में जाएंगे तो ये किताबें स्टोरेज का काम करेंगी, और स्टोरेज हम साउथ वेस्ट में कर सकते हैं।
अब साउथ वेस्ट के ठीक बाद में पश्चिम की तरफ चलें तो अगली जो जोन आती है वो जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, मतलब शिक्षा का जोन। अब अगर पश्चिम में कमरा है आपका और बच्चों के पढ़ने का डेस्क आपने वहीं पे लगा रखा है, तो वो बच्चे वेस्ट साउथ वेस्ट में ही बैठ के पढ़ेंगे, पर उनको किताबें तो पास में चाहिए होंगी। बार बार पूरा घर पार करके तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट में जाने से रहे, या जाएंगे तो बड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना। तो उनका कमरा आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर दे रहे हैं, या साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में मिला के दे रहे हैं, तो जो साउथ वेस्ट की दिशा है उस दिशा में जो अलमारी है, या नहीं है तो वहाँ पे एक सेल्फ ला के रखिए, उसमें रखिए किताबों को, तो वो स्टोरेज का काम करेंगी। पर जब उनको पढ़ा जाएगा तो वो फिर वायु जोन का काम करेंगी। ज्ञान क्या है? ज्ञान हवा है, ठीक है ना। तो स्टडी रूम के साउथ वेस्ट की अलमारी में रखें किताबों को। ये बच्चों के कमरों में, बच्चों का कमरा वेस्ट साउथ वेस्ट में है, या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, तो भी हम इस दिशा का प्रयोग कर सकते हैं कि हम किताबों को साउथ वेस्ट के डायरेक्शन की अलमारी में रखें। अब अलमारियों को तो बताया गया है कि दक्षिण की दीवार से पश्चिम की दीवार तक आप अलमारियां बना सकते हैं, जोन सारे ही दिए गए। तो साउथ वेस्ट में आप किताबों को रखें, थोड़ा सा स्थान दें जिससे वो आपके बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाए और उनका कोई भी पढ़ाई का नुकसान ना हो और कोई भी उनको डिस्टरबेंस का सामना ना करना पड़े। हेडिंग नंबर 38, मृत लोगों की तस्वीरें व पितृ स्थान डैश साउथ वेस्ट में। ये एक साथ बोला है मैंने, अलग अलग नहीं है साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट में मृत लोगों की तस्वीरें लगाकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अतः पितृ जोन में साउथ वेस्ट का जो दूसरा पद होता है उसमें पितृ आते हैं और पहले पद में मृग आते हैं। तो मृग में नहीं, पितृ के स्थान पर हमको अपने सभी पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख लें। अगली हेडिंग है 39, फैमिली फोटो। फैमिली फोटो को डैश करके लिखें। फैमिली फोटो को साउथ वेस्ट जोन में लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट में। ये दिशा वैसे तो डिप्रेशन की होती है, पर चूंकि ये फ़ोटो वहाँ पर लगाने से फ़ोटो में जो भी होता है वो साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता है और वो जोन खुशियों का होता है। तो यहाँ पर फ़ोटो लगाने से खुशियों की प्राप्तियाँ होती हैं। ठीक है, 40 नंबर की हेडिंग लिख लीजिए, दरवाजे। दरवाजे डैश दो पल्लों के दरवाजे सदा ही और सदैव ही शुभ रहते हैं। दो पल्लों के दरवाजे सदा से और सदैव ही शुभ रहते हैं। ऐसा प्रयास करें कि
इन्हीं का प्रबंध किया जाए। दरवाज़ों पर और ख़ास तौर से मुख्य दरवाजे पर शुभ चिन्हों का सदैव प्रयोग करना चाहिए। 4 लाइनें हैं, वो आप इसके नीचे अलग से लिख लें इन्वर्टेड कामा में। इन्वर्टेड कामा बिगिन। पहले का समय भी क्या खूब ज़माना था। नेक्स्ट लाइन। घर के सभी दरवाजे आपस में गले मिलते थे। नेक्स्ट लाइन। आज का समय भी अलबेला सा है। डाउन। घरों के दरवाजे भी अकेले हो गए हैं। इन्वर्टेड कामा क्लोज। ब्रीफिंग। थोड़ी सी गुरुदेव की भावनाएं हैं जो 4 लाइनों में उन्होंने व्यक्त की हैं, और क्या उनका मनन चिंतन रहा होगा। सामने से बैठ के जब आप सीखते हैं ना गुरु से, तो उनकी जो चेहरे पे आई हुई बहुत सारे पल होते हैं ऐसे, जब उनकी स्मृतियाँ आपके दिमाग में रह जाती हैं, तो ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा और प्रसन्न आँखें तो मैंने खुद देखी हैं। ये बात जब उन्होंने कही, समझाई, बताई, तो बहुत अलग सा फील होता है। वो चेहरा हमेशा मेरी आंखों में आ जाता है। तो ब्रीफिंग में लेते हैं। 2 पल्लों के दरवाजे सदा से और सदैव ही शुभ होते हैं। 2 पल्ले के दरवाजे ख़ास तौर से अंदर खुलने चाहिए। ये लिख लीजिए, है ना, कहीं साइड में, कि 2 पल्लों के दरवाजे शुभ होते हैं, पर उन्हें अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए। यही नियम सही है। तो 2 पल्लों के दरवाजे सदा से और सदैव से ही शुभ होते हैं। ऐसा प्रयास करें कि इन्हीं का प्रबंध किया जाए। 2 पल्लों के दरवाज़ों का ही प्रबंध किया जाए। जब भी आप घर बनवाएं तो ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आपके जो दरवाजे हैं वो 2 पल्लों के सारे दरवाजे लगें। सिंगल डोर लगवा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सभी डोर डबल होने चाहिए, और कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि वो दरवाजे सभी कमरों में अंदर की तरफ खुले। मुख्य दरवाज़ा भी आपका घर का अंदर की तरफ खुले। अब मुख्य दरवाजे पर क्या करना चाहिए? दरवाज़ों पर और ख़ास तौर से मुख्य दरवाजे पर शुभ चिन्हों का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल तो सारी डिज़ाइंस बनी हुई आती हैं, गणेश लक्ष्मी बने हुए आते हैं, हाथी, मोर और ओम, सतिया, फूल, कलाकृतियाँ, ये सब कुछ लकड़ियों का पहले से रेडीमेड बना बनाया आता है। तो गणेश जी को ना लगाएं, पर लक्ष्मी जी को, हाथी की डिज़ाइनों को, मोर को, चिड़ियों को, हाँ, और ये जो फूल और पौधों की और जो कलाकृतियाँ वगैरह ये आती हैं, इन सभी को मेन दरवाज़े पर ज़रूर लगाना चाहिए। अब गुरु जी की जो छोटा सा एक कवि का गद्य निकल के आया है, उस पे बात करते हैं। तो इन्वर्टेड कामा में है, पहले का समय भी क्या खूब ज़माना था। पहले का समय जो था वो बहुत ही बेहतरीन ज़माना हुआ करता था, ऐसा जब लोग आपसीय मेल मिलाप को, आपसी बातचीत को फ़ायदे से ज़्यादा महत्व देते थे। प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी होता था सामने वाले का मन रह जाना, दिल रह जाना, भावनात्मक फीलिंग जो है वो पॉजिटिव बनी रहना। लोग नफ़ा नुकसान, अपनी इच्छा, मान मर्यादा सब कुछ किनारे कर देते थे, और वो एक ऐसा ज़माना था जब लोग एक दूसरे से गले मिलते थे और एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे, और अपने विचारों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ज़रूरी कर्तव्य पहले करते थे और गले मिल के चीज़ों को भूल जाया करते थे। होली एक उसी का वर्जन है जिसमें हम
गले मिलते हैं और मीठा खिलाते हैं, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हैं। जनवरी में बैठे हैं, कुछ महीनों के बाद फागुन आ जाएगा और हम लोग फिर से वही होली के त्यौहार का एंजॉयमेंट लेंगे। पर अभी भी इसमें भी बहुत सारे लोग गिनती लगाते हैं कि जो मेरे घर आएगा हम उसी के घर जाएंगे, या जो हमारे साहब हैं हम उनके यहाँ जाएंगे, जो हमारे नीचे वाले हैं वो हमारे यहाँ आएंगे, हम नीचे वालों के यहाँ नहीं जाना चाहते। ऐसी मानसिकता समाज में देखी जाती है। तो पहले का समय भी क्या खूब ज़माना था, घर के सभी दरवाजे आपस में गले मिलते थे। लोग तो मिलते ही थे, लोग तो मिलते ही थे, उनको देख देख कर दरवाजे के जो दो पल्ले होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के गले मिलते थे। आज का समय भी अलबेला सा है, अलबेला सा अपने ही रंग का रंगा हुआ है। अभी देखिए आप, न्यू ईयर की न्यूज़ है गुड़गांव और नोएडा की, पब और बियर बार और डांस बार से मम्मियाँ निकल रही हैं अपने बच्चों को लेके और नशे में धुत हो जा रही हैं, सड़क पे सो जा रही हैं, लेट जा रही हैं और बच्चे बगल में रो रहे हैं। कोई ले जाए उठा के, कोई घटना हो जाए, कोई क्रम हो जाए, उनके फ्रेंड्स उनको उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो आज का समय भी अलबेला सा है, घरों के दरवाजे भी अकेले हो गए हैं। वो माँ जो सड़क पे लेटी है और बच्चा उसके बगल में सो रहा है और वो माँ जो है नशे में धुत है, क्षमा चाहूँगा पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको सिखाना ज़रूरी है। अकेले हो गए हैं, अकेले मत होइए, दो चार खुराफाती दोस्त होने ही चाहिए जिनके पास पहुंचने के बाद आप भूल जाएं कि जीवन में क्या चल रहा है। तो पहले का समय भी क्या खूब ज़माना था, घर के सभी दरवाजे आपस में गले मिलते थे। आजकल तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैसेज और उस पर भी बात होती है, कॉल नहीं आई है तो जाएंगे नहीं, कार्ड भेजा है तो जाएंगे नहीं, उनके सामने से आके देना चाहिए था। पर कहीं कोई एक फ़ोन भी कर देता है साहब हमारा, तो हम दौड़ के जाते हैं, घर चलाना है। आज का समय भी अलबेला सा है, घरों के दरवाजे भी अकेले हो गए। तो ये एक फ़ील है जो आपको देता है। और इसके बाद हम इस वास्तुशास्त्र की पढ़ाई को गतिमान रखेंगे। आज हमने नालियाँ, ओम की नाद, वॉशिंग मशीन, किताबें, मृत लोगों की तस्वीरें, फैमिली फ़ोटो और दरवाजे की बात की है। आगे हम पेड़ पौधे, पीपल का वृक्ष, चौखट दरवाजे की, मार्बल की चौखट, लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी की चौखट, पुराना फर्नीचर, पेड़ पौधे और दिशाएं आदि की बात करेंगे। वो हमारे अगले एपिसोड में होगा। यहीं पर हम इस वास्तुशास्त्र की शिक्षा को अल्प विराम देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले थोड़ी सी काम की बात हो जाए तो जितने लोग भी विज़िट मकर संक्रांति के बाद चाह रहे थे उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि क्षमा चाहूँगा, हम जनवरी पूरी बुक कर चुके हैं और फरवरी की डेट जिन लोगों को मिल रही है और वो बीच की डेट चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम आपके घर की विज़िट करें, पर कोशिश ये है कि हमको भी काम करना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पर एक्स्ट्रा टाइमिंग ऐसी सर्दी में दे के आपको भी डिस्टर्बेंस हो और हम भी अपने जीवन में डिस्टर्ब हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। बहुत बार होता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो उस समय नहीं मिलती जब आप चाहते हैं, और फिर जब वो मिलती है तो उससे और एडवांस तकनीक की चीज़ और बेहतरीन चीज़ और अच्छे दर्जे की चीज़ आपको मिलती है। तो अगर आप हमें पूरा समय देंगे और हम फ्री माइंड होके आपको आपाधापी में ना लेके विशिष्ट तौर पर लेंगे, तो आपके घर का वास्तु ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और हो सकता है तब आप हमारे बताए जितने भी उपाय हैं वो आप गंभीरता से कर सकें, आपके पास बजट हो और आपके पास समय भी हो उसको करने का। तो इसे प्रारब्ध से जोड़ के चलिए कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा नहीं है, कुदरत की इच्छा नहीं है कि वो आपका काम उस डायमेंशन में, उस टाइमिंग में हो। तो मेरा भी निवेदन यही है कि जिन लोगों को फरवरी की डेट मिल रही है वो ले लें, और बीच में ध्यान रखें कि वैलेंटाइन डे है, एनिवर्सरी है यार उस दिन, तो हम आपको 14-15 की डेट नहीं दे पाएंगे। उससे पहले और उससे बाद की जो भी डेटें आपको मिल रही हैं वो डेट्स आप लीजिए और प्रारब्ध और ईश्वर इच्छा मान के, कुदरत की इच्छा मान के आप उसी डेट को स्वीकार कीजिए। और हम निरंतर ऐसे ही सहयोग आपको देते रहना चाहते हैं। बिल्कुल भी
किंचित मात्र भी हमारे मन में ऐसा विचार नहीं है कि हम आपके डेट को आगे बढ़ाएं या आपको शिफ्ट करें। जो जैसे आएगा उसको वैसे ही सेवा दी जाएगी, है ना। विश्वास मान के चलिए हमारा, और हम जुड़े हैं आपसे, इसी क्रम में जुड़े रहेंगे, आपको सेवाएं देते रहेंगे और आपके घर का वास्तु सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। पर आप हमको बॉदर मत कराइए और खुद भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो प्यार से रहिए और सुकून से अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। और किसी विधा को आपने सोच लिया है कि हमें कराना है, किसी काम को आपने निष्पादित करना है, या आपने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के सहित आपने सोच के पूरी तरीके से फिक्स कर लिया है, तो हम भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आपकी सेवा में रहेंगे। जो डेट मिलेगी उस पे उपलब्ध रहेंगे, आपके घर का वास्तु करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें, इसी जनवरी में 7 तारीख को हमारा एक पॉडकास्ट आ रहा है और उस दिन हमारा बर्थडे भी है, तो आप लोग पॉडकास्ट को उस दिन एंजॉय करिए। 7 तारीख को ये रिलीज़ होगा। हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, वीडियो एडिटिंग में है, 1 घंटे कुछ मिनट का होगा। तो वैसे रिकॉर्डिंग 2 घंटे की हुई है, अब देखते हैं कितना निकलता है। तो जैसे भी होगा वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आप लोग उस पर अपना प्यार दीजिएगा। एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज पर बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब